नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, भारतीय विश्वविद्यालय दुर्ग की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है जैसे कि अनुसंधान के मूल तत्व, जिसे हम जानते हैं फंडामेंटल ऑफ रिसर्च क्या होता है। मतलब रिसर्च करने के लिए हमें किन किन साधनों की आवश्यकता होती है, किन किन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो आज उसके इस प्रकार से चार मैंने पॉइंट बनाए हैं। ज्ञान की अवस्थाएं, अनुसंधान की प्रकृति, ज्ञान को प्रत्यय और ज्ञान के स्रोत क्या क्या होते हैं। तो ये चार चीज़ों को हम देखेंगे। तो अनुसंधान होता क्या है, अनुसंधान के मूल तत्व क्या थे। तो जिस प्रकार से मानवीय ज्ञान एक गतिशील तथ्य एवं प्रत्यय है, मानवीय ज्ञान में परिवर्तन एवं वृद्धि अधिक तीव्रता से हो रही है। मानवीय ज्ञान में एक वृद्धि के अनेक स्रोत भी हैं और किस प्रकार से अनुसंधान में हमारी ज्ञान वृद्धि के औपचारिक स्रोत होते हैं। तो जिसे मैं बताइए आपको कि मानवीय ज्ञान की हमें अवस्थाएं, अनुसंधान के लिए हमें मानवीय ज्ञान की 3 अवस्थाएं हैं जिस पर हम अपनी अनुसंधान का कार्य आगे बढ़ाते हैं। तो पहली अवस्था होती है कि ज्ञान का संचित करना, मतलब कि ज्ञान को हम किस प्रकार से संचित करते हैं। फिर सेकंड आता है, दूसरी अवस्था हमारी आती है ज्ञान का प्रसार एवं प्रचार करना। थर्ड अवस्था आती है हमारी ज्ञान की वृद्धि करना। मतलब कि हम बोल सकते हैं इसमें कि परसीवेंस ऑफ नॉलेज, फिर ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज ये हो जाता है। फिर ज्ञान की वृद्धि हम किस प्रकार से करते हैं, तो एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। ये 3 अवस्थाएं हैं जिस पर हम अपने रिसर्च के काम करते हैं। तो ज्ञान को हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 3 अवस्थाएं मैंने आपको बताई कि हिंदी में हम उसे क्या बोलते हैं, ज्ञान को संचित करना। ज्ञान को किस प्रकार से हम संचित करके उसको संग्रहित करके रखते हैं, ज्ञान को संचित करना। फिर ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। इसी में अब हमारा सेकंड आता है, फिर थर्ड आता है। तो मैंने आपको बताया ज्ञान को संचित करना। तीसरा आता है ज्ञान का प्रसार। ज्ञान का प्रसार, ज्ञान का प्रसार किस प्रकार से होता है। थर्ड फिर हमारी अवस्था आती है ज्ञान की वृद्धि। ज्ञान की वृद्धि किस प्रकार से होती है। तो मैंने बताया कि जो प्रीवियस में हमारी नॉलेज किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार से हम उसको फिर बढ़ाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, कि ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, फिर हमारी वृद्धि, एडवांस ऑफ नॉलेज। तो प्रथम अवस्था में बताती है कि ज्ञान को हम संचित किस प्रकार से कर सकते हैं। तो प्रथम अवस्था में हमारी ये आती है कि मानवीय ज्ञान जो कि विभिन्न साधनों तथा उपकरणों की सहायता से पुस्तकालय या संग्रहालय, या हम बोल सकते हैं आज के डेट में हमें इंटरनेट प्रणाली से किस प्रकार से हम संचय करके अपने ज्ञान को हम एक संजो कर रख रहे हैं। तो आज हमें बहुत सारे संग्रहण का कार्य हम देखते हैं, हमें इंटरनेट से उपलब्ध हो पा रहा है अपनी ज्ञान की चीज़ें। तो ये हो जाती है। सेकंड आता है ज्ञान का प्रसार करना। तो ज्ञान का प्रसार हम किस प्रकार से करते हैं यहाँ पर। तो द्वितीय अवस्था में हम देखते हैं कि मानवीय ज्ञान को हम शिक्षा संस्थाओं में या कक्षा शिक्षण में या अन्य जो साधनें हो सकती हैं हमारे, उसमें हम प्रचार प्रसार करके उसको आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं एक पीढ़ी अपनी युवा पीढ़ी को किस प्रकार से संचित ज्ञान को उन्हें प्रदान करती हुई नजर आ रही। तो दूसरी अवस्था में हम इस प्रकार से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। फिर तीसरी अवस्था आती है कि ज्ञान की वृद्धि करना, मतलब कि एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, कि एडवांस तरीका आज क्या हो रहा है। अनुसंधान के अध्याय में हम देखते हैं कि ज्ञान में, मानवीय ज्ञान में किस प्रकार से वृद्धि और विकास हो रहे हैं। अनुसंधान की प्रक्रिया और एवं मौलिक समस्याओं का सामना करके किस प्रकार से वो स्थानीय समस्याओं के समाधान को विकास किया करता है। तो अनुसंधान में हमें मौलिक प्रश्नों का उत्तर ज्ञात होता है, या प्रश्न वो भी होते हैं जिसमें हम उत्तर का समाधान अपने साहित्य से भी हमें नहीं हो पाता, पर हम ज्ञान वृद्धि करके अनुसंधान की प्रक्रिया को अतिरिक्त अन्य साधनों या स्रोतों से हम उसको दूर करते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पर आ जाता है कि हमारे मानवीय अनुभव क्या है, हमारी अंतर प्रज्ञा क्या है, या उसमें हम तार्किक चिंतन आदि कर सकते हैं। तो इन माध्यमों से हम अपने जो भी हमारी ज्ञान को हम आगे बढ़ा सकते हैं अपने साहित्यिक क्षेत्र में। तो ये हो जाता है हमारी ज्ञान की अवस्था। फिर सेकंड आता है अनुसंधान की प्रकृति, मतलब कि नेचर ऑफ रिसर्च क्या होता है, कि हमारी प्रकृति से किस प्रकार से हम जोड़ते हैं अपने अनुसंधान को। तो मानवीय ज्ञान की वृद्धि में अनेक असीमित क्षेत्र हैं जिस पर हम क्या बोलते हैं, ज्ञान विज्ञान की अनेक स्रोतें हो सकती हैं, हम बढ़ा रहे हैं उस पर हम किस प्रकार से चिंतन या केंद्रित कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें।
फिर जैसे मैंने बताया कि प्रकृति क्या होती है, कि प्रकृति से हम किस प्रकार से अनुसंधान को देखते हैं। आज तो आधुनिक युग में प्रत्येक अध्याय के क्षेत्र में या विषय में हम अनुसंधान कर रहे हैं और उसकी प्रक्रिया में हम देखते हैं कि किस प्रकार से परिवर्तन चिंतन या केंद्रीय चिंतन होते जा रहे हैं। तो इसके हम देखते हैं, इसमें एक रहता है सृजनात्मक चिंतन की क्षमता होती है, दूसरा होता है हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र की स्वामित्व हो जाती है, तो ये होती है। फिर इसमें मैं पॉइंट बता रही हूँ आपको कि किस किस प्रकार से हम अपनी प्रकृति का हम निर्णय लेते हैं अनुसंधान कार्य में करने के लिए। तो पहला पॉइंट आता है कि जैसे कि शोध प्रक्रिया मैं आपको इसमें फिर पॉइंट बता दूं कि अनुसंधान की प्रकृति के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो पहला आता है, यह प्रक्रिया उद्देश्य और केंद्र रहित होनी चाहिए या और ईमानदारी से की जाती है इसे। सेकंड आता है, अनुसंधान की प्रक्रिया गठन एवं वस्तुनिष्ठ होती है। थर्ड आता है कि सोच समस्या से संबंधित तथ्यों की इसमें खोज की जाती है। फिर नेक्स्ट आता है कि अनुसंधान प्रक्रिया किस प्रकार से समस्या केंद्रित होती है। नेक्स्ट और आता है, शोध निष्कर्षों की पुष्टि इसमें की जाती है और नवीन ज्ञानों की वृद्धि होती है इसमें। फिर शिक्षा अनुसंधान में निष्कर्षों का किस प्रकार से उपदेयता होती है। फिर शोध निष्कर्ष में हम किस प्रकार से नए सिद्धांतों एवं नए प्रतिपादनों का प्रयोग हम करते हैं या उद्देश्यों का प्रयोग करते हैं। फिर देखते हैं कि हम अनुसंधान की प्रक्रिया में हम वैज्ञानिक एवं अवैज्ञानिक विधियों का भी हम यहाँ पर प्रयोग हम करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी मतलब कि अनुसंधान की प्रकृति में किस किस चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं, उसकी विशेषताएं आपको अभी मैंने बताया। अब नेक्स्ट आता है कि ज्ञान का प्रत्यय क्या है, ज्ञान होता क्या है, मतलब कि कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान होता क्या, ज्ञान क्या है करके। तो कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज में मैं आपको बता रही हूँ कि मानवीय विकास के साथ ही ज्ञान का विकास भी आरंभ हुआ है। इस प्रकार से जैसे हम बोल सकते हैं कि मानव का जब विकास क्रम आरंभ हुआ है, वैसे ही ज्ञान का भी विकास हमारे यहाँ निरंतर चला आ रहा है। मानव आए हैं तभी तो ज्ञान का विकास हो रहा है। तो मानव के जो अनुभव हो गए हैं और जो जीवन में जो परिवर्तन हुए हैं, उन्हें वह क्या बोलते हैं, किस प्रकार से कंठस्थ किए गए हैं, मौखिक रूप से अपनी नई पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर उसे अवगत कराते हैं। और जब विकास की स्थिति अधिक आगे पहुंच जाती है और ज्ञान में संचय करके हम उसका साधन या उपकरण या विकास की करते हैं, तो नई पीढ़ी को प्रदान करने के लिए मतलब शिक्षा संस्थाओं के लिए भी वह विकास हुआ करता है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि फिलॉसफी की जो ज्ञान मीमांसा है वह किस प्रकार से विकास के क्षेत्र में आज आगे बढ़ी। मानव अतीत काल से आज किस प्रकार से सत्य की खोज कर रहा है और जिस सत्य का वह प्रतिस्थापना का जिस क्षेत्र का वह प्रतिस्थापना करता है उसकी मीमांसा तथा विवेचना करता है। और वह सत्य की खोज की मतलब विशेषता वही है कि सत्य को वह लाना चाहता है और उसका विवरण या विशेषता को वह ज्ञान के द्वारा वह प्राप्त करना चाहता है। तो यह होता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ज्ञान कि हम किस प्रकार से सत्य को खोजने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से हमारी जैसे कि फिर मैंने बताया कि ज्ञान का प्रत्यय क्या होता है। तो ज्ञान को अगर हम देखना चाहें तो हमारे आदर्शवादी चिंतन में हम देखते हैं कि जो हम कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से हम परे अनुभूति से संबंधित होती है। मतलब हम कह सकते हैं जो प्रकृतिवाद या हमारे ज्ञानेंद्रियों को प्रत्यक्षीकरण को वह ज्ञान हम मानते हैं, प्रत्यक्षकरण को ही ज्ञान मानते हैं। तो ज्ञान के संबंध में यहाँ पर दो प्रमुख विचार हैं। पहला है वास्तविक ज्ञान का स्वरूप और दूसरा होता है हमारा सत्य तथा पदार्थ का ज्ञान। मतलब वास्तविक ज्ञान का स्वरूप मतलब कि ट्रू नॉलेज और सत्य तथा पदार्थ का ज्ञान होता है नॉलेज ऑफ ट्रूथ एंड मैटर, कि आपको मैटर के ऊपर वो डिपेंड करता है और जो हमारा वास्तविक ज्ञान है वो किस प्रकार से सत्यता पर डिपेंड करता है। तो ज्ञान के स्वरूप को मानसिक घटना तथा मनोवैज्ञानिक क्रिया हम मानते हैं कि जैसे कि हम किसी चीज़ को जानना, करना या अनुभूति करना, यह सब चीज़ आ जाता है। इसमें हमें तीन प्रकार के जानना, करना, अनुभूति करना, ये तीन व्यवहार हमारे यहाँ पर होते हैं जो कि दार्शनिकताओं ने ज्ञान को समझने के लिए किस प्रकार से तार्किक चिंतन का उपयोग
करना है, किया है करके, तो ये हो जाता है हमारी। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर कि क्या मैं बताई सेकंड कि सत्य तथा पदार्थ का ज्ञान क्या होता है, नॉलेज ऑफ ट्रूथ एंड मैटर, मतलब सत्यता को जानना कि ज्ञान का संबंध किस कार्य को करने की लिए किस क्षमता से होता है, मतलब पढ़ना लिखना बोलना तैरना सीखना आदि ये सब हमारे जो कार्य कर्म है वही हमारे ज्ञान को हमें आगे बढ़ाते हैं। तो ज्ञान का प्रत्यक्ष वस्तु से किस प्रकार से गुणों का समावेश होता है और वह किस प्रकार से वास्तविक ज्ञान तब होता है जब हम उस वस्तु से संबंधित, जब हम उसे क्या बोलते हैं, किस प्रकार से हम उसे वास्तविक रूप में जब हम उसे दिखा सकते हैं तब वह होता है। तो वह हो सकता है कि हमें ट्रुथ ऑफ नॉलेज मतलब सत्यता को हम किस प्रकार से परख सकते हैं। तो एक अच्छा उदाहरण है, यदि आप कहीं पर किसी चीज़ देखने गए, जैसे कि हम देख लेते हैं कि अगर हम देखते हैं कि हम कहीं घूमने ही गए हैं, कोई हमारे ऐतिहासिक कहीं जगह गए हैं, तो जहाँ पर हम जैसे कि हम बोल सकते हैं हमारी ताजमहल को एक ले लो अच्छा सा उदाहरण, कि जब तक हमें उसका वास्तविक ज्ञान तब हम कर सकते हैं जब हम उसको अपनी आँखों से इंद्रियों से देखते हैं, तब हम उसके स्वरूप को जो हम अपने ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के द्वारा जो हम सामने ला के उसको बताने का प्रयास करते हैं, तो वो हो जाता है कि वो हमारा नॉलेज ऑफ ट्रूथ होता है कि वो किस प्रकार से सत्य है। कि जब तक वह क्या बोलते हैं वास्तविक ज्ञान को हम स्वीकार नहीं करते तब तक वह हमारे लिए वह अस्वीकार कर लगता है। तो ऐसे हम देखते हैं, पर जब हम उसको आंखों देखी देख कर जब हम किसी चीज़ को बताते हैं तो वह ज़्यादा ही सत्यता को प्रकट करती है, तो वास्तविकता को वह प्रकट करती है। तो इस प्रकार से ज्ञान के हम देखें कि दो प्रकार से हम विचार कर सकते हैं, वास्तविक ज्ञान और सत्य ज्ञान। तो ये था आज का ये 3 पॉइंट। और चौथा ज्ञान की शोध के बारे में कल मैं आपको बताऊंगी इस पर कितने प्रकार के शोध होते हैं, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या क्या शोधों का ध्यान रखना पड़ता है। आज के लिए यहीं पर समाप्त। धन्यवाद।